हम लोग पिछले वीडियो में यहाँ तक पढ़े थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो उससे पहले कि हम लोग आगे चैप्टर को पढ़ें, सबसे पहले हम लोग जानेंगे एडम स्मिथ के विषय में कुछ। तो देखिए यहाँ पर कुछ दिया हुआ है एडम स्मिथ के संबंध में। तो देखिए, एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। उस समय यह विषय यानी कि अर्थशास्त्र जो है उस समय राजनीतिक अर्थशास्त्र के रूप में जाना जाता था। आज हम लोग अर्थशास्त्र तो बोल रहे हैं, मगर उस समय अर्थशास्त्र को किस रूप में जाना जाता था? राजनीतिक अर्थशास्त्र के रूप में। वे स्कॉटलैंड के निवासी थे, यानी एडम स्मिथ जो थे वो स्कॉटलैंड के निवासी थे एवं ग्लासगो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। उन्हें दार्शनिक शास्त्र में प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था। उनकी प्रकाशित पुस्तक जिसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन विषय की मुख्य व्याख्यात्मक पुस्तक के रूप में जाना जाता है। ये जो पुस्तक है वो मुख्य व्याख्यात्मक पुस्तक के रूप में जाना जाता है। पुस्तक के अनुच्छेद से अगर हम इस पुस्तक के भाग से देखें तो इसमें कसाई, किण्वक यानी शराब बनाने वाला एवं नॉन बाई यानी कि बेकरी में जो आदमी बेकरी में काम करते हैं, बेकरी वाले के परोपकारिता की भावना से हम भोजन की उम्मीद नहीं करते। इस पुस्तक से पता चलता है कि कसाई, किण्वक एवं नानबाई के परोपकारिता की भावना से हम भोजन की उम्मीद नहीं करते। ऐसा है कि वो परोपकार के लिए दे रहा है, बल्कि वे भी स्वयं को स्वार्थ की पूर्ति के लिए ऐसा करते हैं। कसाई का जो काम है, किण्वक का जो काम है, नानबाई का काम है, वो परोपकारिता के लिए नहीं करता, बल्कि वे स्वयं अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए ऐसा करते हैं। हम अपनी ज़रूरतों की बात करते हैं। हम जो है अपनी ज़रूरतों की बात करते हैं, ना कि मानवता की। यहाँ तक कि उनके स्व प्रेम और उनकी आवश्यकता के लिए भी चर्चा नहीं करते, लेकिन उनकी सुविधा के लिए स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था की वकालत जरूर करते हैं। स्मिथ से पहले फ्रांस के फिजियोक्रेट्स राजनीतिक अर्थशास्त्र के महान विचारक थे। स्मिथ से पहले अगर हम बात करें तो फ्रांस के जो फिजियोक्रेट्स जो थे वो राजनीतिक अर्थशास्त्र के महान विचारक थे। अब हम लोग चैप्टर पे आते हैं। तो देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था की स्थितियों को संबोधित करने का प्रयास किया जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ ने भी यह सलाह दी है कि यदि प्रत्येक बाजार में क्रेता और विक्रेता अपनी निजी हित को ध्यान में रखकर ही निर्णय लेंगे तो अर्थशास्त्रियों को संपूर्ण देश के धन और कल्याण के बारे में अलग से विचार करने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसा कि एडम स्मिथ ने सलाह दिया है कि अगर प्रत्येक बाजार में क्रेता और विक्रेता अपने निजी हित में ध्यान में रखकर ही निर्णय लेंगे तो अर्थशास्त्रियों को संपूर्ण देश के धन और कल्याण के बारे में अलग से विचार करने की आवश्यकता नहीं होगी। किंतु अर्थशास्त्रियों ने कालक्रम में यह अन्वेषण किया है कि उन्हें आगे देखना होगा। मतलब अर्थशास्त्रियों ने समय के साथ ये ऑब्जर्व किया है, ये देखा है कि उन्हें आगे देखना होगा। अर्थशास्त्रियों ने पाया कि प्रथम, कुछ मामलों में बाजार विद्यमान नहीं रहता है। द्वितीय, कुछ अन्य मामलों में बाजार विद्यमान रहता है किंतु संतुलन मांग और पूर्ति का उत्पादन करने में असमर्थ रहता है।
मतलब अर्थशास्त्रियों ने क्या पाया कि देखिए, पहला चीज़ तो कुछ मामलों में बाजार विद्यमान नहीं रहता है। दूसरा क्या पाया कि कुछ अन्य मामलों में बाजार विद्यमान रहता है किंतु संतुलन मांग और पूर्ति का उत्पादन करने में असमर्थ रहता है। तृतीय, जो सबसे महत्वपूर्ण है, अधिकांश स्थितियों में समाज अथवा राज्य अथवा समस्त जनता को कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए निस्वार्थ रूप से रोजगार, प्रशासन, प्रतिरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने का निर्णय लेना पड़ता है, जिनके लिए व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के द्वारा लिए गए व्यष्टि अर्थशास्त्रीय निर्णयों के कुछ समस्त प्रभावों में परिवर्तन करना पड़ता है। इन उद्देश्यों के लिए समष्टि अर्थशास्त्र के विद्वानों को करारोपण यानी कर संबंधी और अन्य बजट नीतियों और मुद्रापूर्ति में बदलाव लाने वाले नीतियों, ब्याज दर, मजदूरी, रोजगार और निर्गत का बाजार में पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना पड़ता है। पुनः दोहराना चाहेंगे तो देखिए, कह रहा है कि इन उद्देश्यों के लिए समष्टि अर्थशास्त्र के विद्वानों को करारोपण यानी कर संबंधी और अन्य बजट नीतियों और मुद्रा पूर्ति में बदलाव लाने वाली नीतियों, ब्याज दर, मजदूरी, रोजगार और निर्गत का बाजार में पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना पड़ता है। अतः समष्टि अर्थशास्त्र का मूल व्यष्टि अर्थशास्त्र में होता है। मतलब इसका जो बेस है, तो समष्टि अर्थशास्त्र का मूल कहीं ना कहीं व्यष्टि अर्थशास्त्र में होता है, क्योंकि इसमें बाजार में मांग और पूर्ति की शक्तियों के समस्त प्रभावों का अध्ययन करना पड़ता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है कि बाजार में मांग और पूर्ति की शक्तियों के समस्त प्रभावों का अध्ययन करना पड़ता है। यदि आवश्यकता हुआ तो इन शक्तियों के परिवर्तन के लिए लक्षित नीतियों का भी प्रयोग करना पड़ता है। अगर जरूरत पड़ा तो इन शक्तियों के परिवर्तन के लिए, इनके प्रभावों जिसका प्रभाव पड़ रहा है, इन शक्तियों के परिवर्तन के लिए जो लक्षित नीतियां हैं, जो लक्ष्य की गई नीतियां हैं, का भी प्रयोग करना पड़ता है। यह बाजार के बाहर समाज की रुचि का अनुकरण करने के लिए होता है। यह बाजार के बाहर समाज की रुचि का अनुकरण करने के लिए होता है। भारत जैसे विकासशील देश में इस प्रकार के चुनाव बेरोजगारी को दूर अथवा कम करने के लिए, सभी नागरिकों के लिए शिक्षा और प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराने, सुशासन प्रदान करने, अच्छे तरीके से शासन करने, देश को समुचित प्रतिरक्षा आदि प्रदान करने के लिए इस प्रकार का चयन करना पड़ता है। समष्टि अर्थशास्त्र की दो सामान्य विशेषताएं हैं। तो देखिए यहाँ पर समष्टि अर्थशास्त्र की क्या दो सामान्य विशेषताएं हैं। तो यहाँ लिखा है, जो उपयुक्त सूची की स्थितियों में प्रयोग करना स्पष्ट है। संक्षेप में इनका उल्लेख नीचे किया गया है। तो संक्षेप में उल्लेख जो है वो नीचे है। तो देखिए समझते हैं। प्रथम विशेषता क्या है, थोड़ा देख लेते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में निर्णयकर्ता अथवा आर्थिक भूमिका अदा करने वाले, समष्टि अर्थशास्त्र में निर्णयकर्ता अथवा आर्थिक भूमिका अदा करने वाले कौन होते हैं? समष्टि अर्थशास्त्रीय नीतियों का अनुपालन राज्य स्वयं अथवा वैधानिक निकाय जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और इसी प्रकार की संस्था करते हैं। तो यहाँ पर जो दिया है कि समष्टि अर्थशास्त्रीय नीतियों का जो अनुपालन जो है वो राज्य स्वयं अथवा वैधानिक निकाय के द्वारा किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्रीय नीतियों का अनुपालन राज्य स्वयं अथवा वैधानिक निकाय जैसे भारतीय रिजर्व बैंक,
भारतीय प्रतिभूति, प्रतिभूति जो है, प्रतिभूति का मतलब होता है वित्तीय साधन, मतलब धन संबंधी साधन, और भारतीय प्रतिभूति हो गया भारत सरकार द्वारा बनाई गई एक संस्था जो बाजार अर्थव्यवस्था पर ध्यान रखता है। तो वही चीज़ लिखा है कि भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और इसी प्रकार की संस्था करते हैं। विधि अथवा भारत के संविधान में जैसा कि परिभाषित की गई है कि ऐसे प्रत्येक निकाय को एक अथवा अधिक सार्वजनिक लक्ष्य का अनुपालन करना होगा, यानी प्रत्येक निकाय को एक अथवा अधिक सार्वजनिक लक्ष्य का अनुपालन करना होगा। ये लक्ष्य उन व्यक्तिक आर्थिक एजेंटों के लक्ष्य नहीं हैं जो निजी लाभ अथवा कल्याण को अधिकतम करना चाहते हैं। अतः समष्टि अर्थशास्त्र के एजेंट मूल रूप से व्यक्तिक निर्णयकर्ताओं से अलग होते हैं। अब देखिए द्वितीय विशेषता में क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र के निर्णयकर्ता क्या करने का प्रयास करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के निर्णयकर्ता क्या करने का प्रयास करते हैं। स्पष्ट उनको आर्थिक उद्देश्यों के बाहर जाना पड़ता है, उनको आर्थिक उद्देश्यों के बाहर जाना पड़ता है और जिन सार्वजनिक आवश्यकताओं की चर्चा हमने ऊपर की है उनके लिए आर्थिक संसाधनों का परिनियोजन करने का निर्णय लेना पड़ता है। मतलब आर्थिक संसाधनों का विशेष तौर से उसका उपयोग करना होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, स्पष्ट उनको आर्थिक उद्देश्यों के बाहर जाना पड़ता है और जिन सार्वजनिक आवश्यकताओं की चर्चा हमने ऊपर की है उनके लिए आर्थिक संसाधनों का परिनियोजन करने का निर्णय लेना पड़ता है। इस प्रकार के क्रियाकलाप का लक्ष्य व्यक्ति के निजी हित के लिए नहीं होता, किसी निजी व्यक्ति के हित के लिए नहीं होता। इनका अनुपालन संपूर्ण देश और उनकी जनता के कल्याण के लिए किया जाता है।